जी नाज़रीन, हरफ राज में एक बार फिर खुशामदीद। आज सिपह सलार ने लाहौर के अंदर एक अहम मशावरती मीटिंग की जिसमें दो साबिक आर्मी चीफ साहबान और रिटायर्ड जनरल शरीक हुए। इसकी मुलाकात की क्या अहमियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम उस्मान भाई। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि आज आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने लाहौर के अंदर अहम मुलाकात की है, मुशावरत की है, तबादला ख्याल हुआ है हालात के ऊपर, और ये इसकी फुटेज भी जारी हुई है, ख़बर भी जारी हुई। बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं ज़ाहिर ISPR ने बताई, लेकिन इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये जो मुशावरत हुई है इसको कितना अहम समझ रहे हैं और इन हालात के अंदर इसका क्या जो है वो असरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले मैं आपसे ये शेयर कर लूँ कि लाहौर में हम कई सालों से ये सुनते रहते हैं, आफ्टर 5 महीने 6-8 महीने कम से कम साल में एक मरतबा तो दूर खबर आती है कि जनाब आर्मी चीफ आए हैं। और लाहौर में जितने रिटायर्ड सीनियर, खासकर जो 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए और कुछ जो रिटायर्ड आर्मी चीफ रहे हैं, उनके साथ उनका एक अच्छा एक कैंडिड और इंटरैक्टिव सेशन होता है, और जिसमें जारी बात है वो उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। आर्मी की जो पॉलिसीज हैं, मुल्क के जो चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ों पे वो भी उनको अप्राइज करते हैं और फिर उनसे अपनी सजेशन भी लेते हैं, उनके व्यूज़ जो हैं वो भी लेते हैं। तो ये तो मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, और आई एम श्योर अगर ये लाहौर में होता है तो फिर रावलपिंडी में भी होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटायर्ड हमारे 3 स्टार नहीं, वहाँ तो ब्रिगेडियर साहब ज़्यादा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात कि दो साबिक आर्मी चीफ साहबान जनरल जहांगीर करामत, जनरल रहील शरीफ इसमें शरीक हुए, और ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर। जी मैं आता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक तो आप ये देखें कि कल जो है वो यौम इस्तेसाल है, कश्मीर मनाया जा रहा है और बड़े जोश खरोश से, और जिस तरह भी आपने वो मैप वाली बात की है कि इतना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप, जारी बात है, सब ऑन बोर्ड है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह की कोई स्मार्ट मूव आएगी, जो अभी जिस तरह और ये साहब भी उस पर सारा कॉमेंट कर रहे थे। तो देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस नेशनल लेवल पे हैं, कौमी सलामती की चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, हमारे जो फौज का रोल है इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, इन द सेंस इन एड ऑफ सिविल पावर, चाहे वो पीछे कोरोना में नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में एक बड़ा तारीखी रोल था, आपने देखा फौज का अभी भी चल रहा है। उसके अलावा लोकस टिड्डी दल का हमला हुआ, उसमें NDA में इन्वॉल्व हो गया। फिर अभी ये कराची वाली सूरत हाल है, और जारी बात है जब मैं सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करूंगा तो कश्मीर सूरत हाल जो है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुका, रीजनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मामला जो है, तो मेरा ख्याल है कंप्लीट रेंज ऑफ इश्यूज पे ये इंटरैक्टिव सेशन हुआ। जो मेरी खबर है कि कम अज कम 3-4 घंटे का ये सेशन है जो हुआ है, जिसमें जनरल बाजवा ने, आपने देखा कि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने ये रवायती मेरा ख्याल सिविल कपड़ों में थे। हाँ, ये होता है, बातचीत होती है, बड़ी खुल के बातचीत होती है। सबसे अहम चीज दो तीन चीजें जो गुज़श्ता तकरीबन 9/11 के बाद हुआ ये है कि एक रिफ्ट आई थी, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की रिफ्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब इस चीज़ का खिलाफ था स्ट्रेटजी का, और एक बाकायदा उनका एक स्टैंस था बाकायदा, उसके अंदर बड़े बड़े जर्नैल और बड़े बड़े साबिक लोग थे शामिल, जिनमें जनरल जमशेद गुलजार कियानी मरहूम और उसके साथ साथ जनरल हमीद कुल और ये लोग भी शामिल थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रिज जो है ये ख़त्म होता चला गया, और अब बहुत हद तक APS के बाद तो ये ब्रिज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और उसके बाद वो पूरा जो सर्विसमैन और सारे इकट्ठे हो गए। इस वक्त इसका मकसद क्या था? ये मशावरत तो होती थी कि ISPR ने बाकायदा इसकी वीडियो जारी की है, और वीडियो जारी करने के बाद ISPR ने बाकायदा उसका एक ब्रीफ दिया है कि लाहौर में मुलाकात हुई। हालांकि पिंडी में तो होती रहती है अमूमन, और नहीं तो कम से कम गोल्फ में मुलाकात हो जाती है लोगों की, और रहते भी इतनी कोई एक दूसरे से दूर नहीं, सारे एक जगह पे रहते हैं। ये इसी बेसिकली मकसद क्या था इसको बताने का लोगों को कि हम किसी ऐसे पीरियड के अंदर हैं कि जो वाकई बड़ा चैलेंजिंग हो चुका हुआ है हमारे लिए, या कोई इंटरनेशनली हमें समझते हैं कि बाउंड्री पे कोई मसाइल हैं हमारे पास। और ये साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। आई वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक, और मैं भी सरप्राइज था कि नॉर्मली माजी में जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, सेशंस होते हैं, तो कभी ISPR की प्रेस रिलीज नहीं आती है, बल्कि इस मरतबा तो प्रेस रिलीज के साथ एक वीडियो भी जारी हुई,
और नॉर्मली इस किस्म की प्रेस रिलीज हम देखते हैं जब जो मंथली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपने देखा उसके बाद प्रेस रिलीज जारी होती है और इनिशियली कुछ इमेजेस होते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के, या फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो एनुअल होती है, जो कि फिर वो ISPR मीडिया को रिलीज करती है। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम हुआ और इसकी 2-3 वजूहत है मेरी नज़र में। पहला तो ये कि वो ISPR ये बताना चाह रहे हैं कि ये अब जो फोरम है ये कोई इतना कोई इनफॉर्मल किस्म का हेलो हाई वाला फोरम नहीं है, ये एक सीरियस फोरम है जिसमें आर्मी चीफ की ये सोच है कि जो रिटायर्ड मिलिट्री लीडरशिप है, सीनियर 3 स्टार 4 स्टार एक्स आर्मी चीफ, चाहे वो पिंडी में हो चाहे वो लाहौर में हो, उनको नेशनल इश्यूज पे फौज की जो पॉलिसी है मुख्तलिफ सेक्टर में उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको इन्फॉर्म किया जाए, दे शुड बी अप्राइज्ड कि क्या हो रहा है, फौज की पॉलिसी क्या है, ताकि एक हार्मनी ऑफ थॉट हो, हार्मनी ऑफ एक्शन हो और उनको जो व्यूज़ मिले उसमें अगर कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन या करेक्शन करनी है तो वो भी इस सेशन के बाद वो हो सकती है। और दूसरा ये कि ये लोगों को बताना कि आर्मी चीफ, खासकर मौजूदा आर्मी चीफ, वो मुशावरत में जो है वो बहुत बिलीव करते हैं और खासकर जब पाकिस्तान को हर किस्म के इकोनॉमिक सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, इंडिया, कश्मीर, और जारी बात है जो अभी रिसेंटली चैनल लद्दाख का मामला हुआ है, अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो वो जी बिल्कुल, तो वो आपको पता है कोई इंटरनल पाकिस्तान के हालात भी ज़ाहिर है लाजमी ज़ेर बहस आए होंगे, जो माशी बहरान के हवाले से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हर इशू, मैंने तो एज अ स्टाफ ऑफिसर कुछ और मामलात की वजह से 1-2 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस GH को मैंने अटेंड किए हैं। बिलीव मी औरिया साहब, बिलीव मी, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, और मैं आपको लाइव प्रोग्राम में बता रहा हूँ, खुल के बात होती है, खुल के डिबेट होता है, आर्मी चीफ जो है जो भी प्रेजाइड कर रहे हों वो तमाम कमांडर्स की राय लेते हैं, खुल के डिस्कशन होती है, प्रोज एंड कॉन, और उसके बाद फिर जारी बात है जो हतमी फैसला होता है वो फिर आर्मी चीफ जो है वो ये प्रूव करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक अच्छा एक सिलसिला है मशावरत का, जिसको मेरे ख्याल अब फॉर्मलाइज कर दिया गया है, और इसका मतलब कि आइंदा भी जो ऐसे सेशन होंगे वो फिर लोगों को बताए जाएंगे। और देखिए दूसरी बात ये कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामला तो आपको पता है कि फिर थोड़ा बहुत ये दहशत गर्दी वाया अफगानिस्तान, चाहे बलूचिस्तान हो, कराची में रिसेंटली हुआ या ये अभी KP में, ये फिर वो कुछ लोग हैं दहशतगर्द जो इंडियन रॉ और अफगान इंडियंस की मदद से अब फिर वो अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला भी हो रहा है। फिर CPEC आप देखें, CPEC में बड़ा चेंज आया है, CPEC बड़े अच्छी तरीके से टेक ऑफ कर रहा है, तो लिहाजा जो साबिक मिलिट्री कमांडर्स हैं मेरा ख्याल है दे हैव टू बी, वैसे तो वो अखबारों में पढ़ते हैं और दूसरों से उनको पता लग जाता है क्या हो रहा है, लेकिन जब आर्मी चीफ उनको ब्रीफ करते हैं और एक लंबा 4 घंटे का सेशन होता है, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी खुल के बात होती है और कितनी कैंडिड बात होती है, और किस तरह मैं समझता हूँ कि उनके व्यूज़ पे और फीडबैक ली जाती है, विच इज़ गुड फॉर द आर्मी, इट इज़ गुड के जो रिटायर्ड है उनके जो व्यूज़ को वैल्यू किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा प्रोसेस है, और ISPR ने अब मुझे लगता है कि अब जब भी ये होगा ये दोबारा प्रेस रिलीज होगी और दोबारा ये इस तरह की दूसरी जो अहम ब्रीफिंग हुई है वो इस्लामाबाद दफ्तर खारजा के अंदर हुई है, जिसके अंदर DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने भी शिरकत की है उस ब्रीफिंग के अंदर। ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत की हामिल है, उसके अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं, सीनियर सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की गई है, कश्मीर के हवाले से बात हुई है और पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से बात हुई है, लेकिन DG ISI का इसके अंदर शिरकत इंतहाई अहम, इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए उस्मान भाई, ये अगर आपको याद हो, और ये साहब यहाँ पे इतने हमारे मुतम सीनियर बैठे हैं, कि DG ISI का पब्लिक में आना, किसी मीटिंग में आना, ये बहुत रेयर होता था, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले ये 2 साल में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन पहले भी मैं बात कर सका हूँ, और कि अब हर कोई जो हाई लेवल मीटिंग होती है, देखिए सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की जो हम देख रहे हैं, जो इस वक्त चैप्टर चल रहा है पाकिस्तान में, ये एक मिसाली सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन जो माजी में हमने नहीं देखी। माजी में शक और शुबहात और ये इस किस्म चीज़ें होती थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो शरारत हो रही है, उनके ख़िलाफ़ किस्म की साजिशें प्लान हो रही है। अभी वो चीज़ नहीं है,
अभी आपको DGISI तकरीबन हर मीटिंग में मिलेंगे, बल्कि अब तो उनकी तस्वीरें विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 1-to-1 मीटिंग होती है, कभी लॉर्ड में बैठे हों, फाइनल सामने पड़ी होती हैं, अब वो भी आपको जो ना फ्रंट पेज पे वो जो अखबारों में नजर आती हैं। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि DGISI एज द हेड ऑफ द ISI उनका जो रोल है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इन कॉमन नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स बट इन नेशनल मैटर्स, बिकॉज याद रखें ही इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो अलग बात है जी, वो अलग बात है, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। वो अलग बात है कि वो DGISI की जो पोस्टिंग होती है तो दारी बात है आर्मी चीफ की मुशावरत से होती है, और आर्मी चीफ ऑन बोर्ड होते हैं जब एक DGISI जो है नॉमिनल पोस्ट होते हैं। लेकिन जनरल फैज के बारे में एक चीज है, आपको पता है वो पहले भी ISI में रहे थे एज ए मेजर जनरल, और उसके बाद फिर ये प्रमोशन पे यहाँ पे आए, तो उनका जो रोल है, और आज की मीटिंग की आपने बात की, जाहिर बात है आपको पता हमारा एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरी दुनिया इनको मानती है कि ये दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसका एक बड़ा रोल है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और कश्मीर के मामला देखें ना, कल कश्मीर का वो इतना बड़ा दिन बनाया जा रहा है, और फॉरेन ऑफिस पे जब फॉरेन मिनिस्टर एक मीटिंग चेयर करें और कश्मीर पे, और उसमें DGISI ने बैठे हों और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप, तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि DGISI को अभी हम और ज्यादा देखेंगे कि अच्छी बात है कि देखें, फिर मैं कहूँगा मिसाली सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन हम पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं। लेकिन मिसाली सिविल कोऑपरेशन तो है, लेकिन फिर क्यों हम नतायज हासिल नहीं कर पा रहे? इतनी आइडियल जब कोऑर्डिनेशन हो, एक ही पेज पे हो, तो फिर हमें समरात तो मिलने चाहिए ना, क्यों नहीं मिल पा रहे? देखिए आपने बात सही की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी में हालात बड़े ख़राब थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कोविड में 6 महीने हमारी इकोनॉमी को बड़े सेटबैक किए है, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि अब इकोनॉमी के हालात भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो भी आप देखेंगे पॉलिटिकली जो है और सेटल होगी, स्टेबलाइज होगी। जो इत्तेहादी कोई नाराज था वो छोड़ के इनको चला गया। बाकी मेरा ख्याल है ये जो और इंटरनल मामलात हैं उसमें भी मेरा ख्याल है कि बैक चैनल आपको पता बहुत काम करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे ISI की हो, ये बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, ये मिलके कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मेरी असेसमेंट ये है कि आप देखेंगे कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का अरबों खरबों खाया है, मेरी नज़र में ये लोग भी पकड़े जाएंगे। मेरी नज़र में ये 18वीं तरमीम जो है जिसने बड़े मसाइल पैदा किए हैं पाकिस्तान के लिए, उसका सामने आ गया ना कराची में क्या हुआ है कि अब किन को जाके वो काम करना पड़ रहा है टू रेक्टिफाई द अरबों खरबों रुपए मिलते हैं इनको NFC से। तो मेरा ख्याल 18वीं तरमीम ये बड़े बड़े आपने दो अहम चीजें आपने बता दी इस वक्त। बड़ी अहम एक बात है कि 18वीं तरमीम जो है वो क्या, उसके ऊपर हमेशा से कंसर्न रहा है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से कंसर्न चला आ रहा है जब से ये 18वीं तरमीम आई है, और खुसूसन पीपल पार्टी के दौर से शुरू हो गया था। लेकिन उसकी ज़ाहिर बात है नतायज जब पैदा होने शुरू हुए, पता चलना शुरू हो गए कि कराची में बराह रास्त जो है FWO को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू तो आप जा नहीं सकते थे। मुझे ये बताइएगा, आपने ये बात की है, ये क्या ये मशावरत इस बात पर तो नहीं हो रही कि किस तरीके से 18वीं तरमीम जो है उसके अंदर से उसको किसी तरह अमेंड किया जाए? ज़ाहिर बात सारी 18वीं तरमीम तो गलत नहीं है, उसमें तो कुछ 100-200 किस्म की अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं। तो ये क्या रास्ता निकलेगा, मुझे बताइए। और कैसे निकलेगा? और इस असेंबली के थ्रू निकल सकेगा? वैसे तो हमें अब तवक्को है जो असेंबली सेनेट में संजरानी को वोट दे सकती है, जो असेंबली हर तरह के अमेंडमेंट बिल के ऊपर खामोश रह के वोट दे सकती है। मेरा ख्याल है जवाब आपने खुद ही दे दिया। यकीन तो मैं आ गया, लेकिन मुझे ये बताइएगा ये छू मंत्र क्या है? अच्छा जी, फार्मूला बताएं। फार्मूला फार्मूला बताएं। और ये साहब अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर के, उनके साथ हम चाय पी रहे थे, और उन्होंने खबर डिस्क्लोज की। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में आपको मालूम हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के, चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली के लोग जो है, जो कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक्स पब्लिक होके सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ जब वो सामने आएंगे तो फिर वो हालात, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा पॉलिटिकल,
और खासकर जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में, कि जब ये अगले साल मैं देख रहा हूं कि 18वीं तरमीम में जो भी जायज अमेंडमेंट्स है, मैं समझता हूं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, मेरा ख्याल है वो आसानी से दे विल गेट थ्रू, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली। चलें जी ब्रिगेडियर साहब, आपने तो बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है कि आने वाले हफ्तों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहे हैं और सारी तरह दो सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट उसके कंधे पे रख के बंदूक चला दी है, वैसे कमाल है, वैसे आप खबर भी दे दी है। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये दो चीजें उन्होंने, यही दो कंसर्न की चीजें हैं। एक जो है आपकी 18th अमेंडमेंट, ये जो सूरत हाल ये कैसे चलना है, और दूसरा ये है कि आप ये पैसे का। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, 18th अमेंडमेंट तो किसी तरीके से करवा लेंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि पर्टिकुलरली नून लीग जो है उसके वो पैसे निकलवा लेंगे या ये कर लेंगे, वो मुझे कोई, आपको चूज करना पड़ेगा, या आप उनको कहें सेफ पैसे। वैसे 2 साल में तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना नहीं नून लीग का, ये अचानक कैसे बन जाएगा? नहीं, मुश्किल है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता, वोट मिल जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। वोट तो खैर वो तो पहले भी मिल गए थे, आज तक ढूंढ रहे हैं बंदे कौन है जिन्होंने वोट दिए। वोट मिल जाए, तभी तो बेचारा कल शायद खाना बासी चीखा है। हाँ, शायद खान बासी परवेज रशीद पे चीखा है। परवेज रशीद तो नाक का बाल, नवाज शरीफ का नाक का बाल, मैंने देखा किस तरीके से उसको लुकआउट। तो वो आप नहीं दे, आप छोड़ देते अगर आपने वोट देना। असल मतलब ये वोट मिल जाए आपको एक जगह, मैं वजीर साहब की बात तो अपनी जगह, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ईदर यू विल हैव द 18th अमेंडमेंट गॉन अकॉर्डिंग टू योर विशेस, जिस तरह की आप चाहते हैं, या आप एहतसाब कर लेंगे। दो इकट्ठे नहीं चल सकते ये एक साथ, क्योंकि अगर आप एहतसाब करना शुरू करोगे तो रिटेलिएशन बिल्टअप होगी, रिटेलिएशन बिल्टअप होगी तो लोग किसी ना किसी तरह खड़े हो गए। वो ज़माना अब नहीं रह गया कि आप कहें कि डंडे से हाँकते हुए आप ले जाएं। आप एक कंप्रोमाइज़ करते हैं तो कोई आप बिल पास कराते हैं, वरना नहीं पास कराते। और आपको कंप्रोमाइज़ नज़र आता है। आज मतलब मरीम नवाज ने करा ली है ना, आज अपने टेस्ट वेस्ट करवाने शुरू हो गए, तो अच्छा, तो एक रास्ता तो निकलना शुरू हो गया। तो किसी ने कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा लोगों के जाने का भी, उसके बाद फिर रोल आने का भी। असल मसला ये है सर कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आज, इस तरह की पिंडी में भी हो चुकी है मेरे यहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को शो करना पूरे इसके ऊपर, और उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान मिलिट्री की एक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री की अपना जो कि सर्विंग है 7 साढ़े 7 लोग। एक है उसके इर्द गिर्द वो लोग जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री से कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर वाबस्ता है। ज़ाहिर बात है 20-25 साल के बाद आपकी अक्सरियत 88% रिटायर हो जाती है मेजर के लेवल पर। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह 2-3 साल तक तो उसका रहता है खुमार, बाकी पूरा पॉलिटिकल सीन में चले जाती है, कोई कुछ कर रही है, कोई सियासत में आ रही है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है, कोई बाकी, वो एक बल्क बन जाता है सर। उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की ज़ुबान में प्रेशर ग्रुप, और उससे बड़ा प्रेशर ग्रुप और कोई नहीं होता। आपको पता है कि मुशर्रफ ने सबसे बड़ा यही प्रेशर ग्रुप फेस किया था। एक्स सर्विसमैन जो थे वो समझते थे कि मुशर्रफ की पॉलिसीज गलत है। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि एक्स सर्विसमैन ने गुज़श्ता तकरीबन 10-15 साल एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व किया था। वो कुरान पाक पढ़ते थे, वो हदीसें पढ़ते थे, वो जहाद की तालीमात देते थे, वो जहाद पे लोगों को ट्रेन करते थे, वो जहाद पे लोगों फिर खास तौर पे कश्मीर का मामला, कश्मीर के हवाले से तो एक बहुत बड़ा इशू था। और आपको याद होगा, मैंने शायद नहीं सुनाया था कि एक बहुत बड़े जर्नल को तो हफीज सईद के साथ वो लगा भी रहे थे, एंड एक किस्म के साइलेंट अप्रूवल भी। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस अब देखिए हर जर्नल की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। राइट शेप बिल्कुल मुख्तलिफ था, जनरल क्या नहीं बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहांगीर करामत तो उनके थिंक टैंक्स में शामिल हुआ हुआ है, अमेरिकन थिंक टैंक में शामिल हुआ है। ये सारे के सारे जब एक जगह बैठे, आज मैंने सोचा था जनरल मलगाम मुस्तफा साहब को लेता, वो उनके अंदर थे, मेरी बात हुई, लेकिन वो 8 से 9 तक कहीं और कमेंटर, कल हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि उनको कल भी लें, क्योंकि मसला सर ये है कि मुशावरत जो है ये काफ़ी, जिसको इतना विजिबल किया गया, बहुत मौजूद। इसका मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। एक तो चाइना के हवाले से सारा जो बिल्डअप हो रहा है, तीन बेसिक चीज़, 3 बेसिक, चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमने कैसे, और इंटरनल भी होगी, इंटरनल तो खैर उसका इफेक्ट आता है ना, इफेक्ट आता है ना। पहली बात यह है कि चाइना की CPEC के लिए आपको इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और इंटरनल स्टेबिलिटी जो है मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आ रही। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो यही सोचा जा रहा है कि इमरान
विद दिस सिस्टम और इमरान विदाउट दिस सिस्टम। अच्छा, मेरा जहाँ तक इतलात है इस कि अगर इमरान का एक पॉलिटिकल फेस रह जाए बाहर तो बाकी सिस्टम को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, और उसके लिए यही पार्लियामेंट जो है वो राह हमवार कर देगी। जो पार्लियामेंट इतना कुछ कर सकती है, संजरानी बना सकती है, तो इमरान का चलो मेरा ख्याल इतनी खबरें हमने दे दी हैं, लोगों को हजम कर लेने दें उसके बाद बाकी कुछ बचा के रख लें कल के लिए। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।